हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 13 नवंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले सुबह की शुरुआत एक कोट से करेंगे। इफ़ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप द थिंग्स दैट वे यू डाउन। यानी आप यदि उड़ना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपको नीचे खींचती है। यानी जीवन में यदि आप शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो नकारात्मक लोग जो हैं आपके आसपास उनसे दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है विश्व दयालुता दिवस यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 11 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 12 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 13 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 14 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 13 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व दयालुता दिवस वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाते हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को एक दूसरे के प्रति दयालु होने और सहानुभूति दिखाने के महत्व की याद दिलाता है। इस दिन को मनाने के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ और व्यक्ति दयालुता भरे काम करता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वीर राजा रमन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है मिसाइल वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है सैटेलाइट वैज्ञानिक, चौथा ऑप्शन होगा भू वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वे एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। ये वी राजा रमन जी हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक जिनका अभी हाल में निधन हुआ है। वी राजा रमन भारत के कंप्यूटरिंग मस्तिष्क का निर्माण करने वाले शिक्षक का निधन। भारत में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा की नींव रखने वाले, ठीक है, यानी कंप्यूटर साइंस जो होता है उसकी नींव रखने वाले अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षक प्रोफेसर, ठीक है, वैद्यस्वरन राजा रमन। इनका पूरा नाम था प्रोफेसर वैद्यस्वरन राजा रमन का निधन हो गया है। उन्होंने 1979 में आईआईटी कानपुर में भारत के पहले कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक पाठ्यक्रम की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण और कई अकादमिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और पद्म भूषण उनको 1998 में दिया गया था और कई अकादमिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में महाकुंभ उत्सव से प्रेरित किस आध्यात्मिक संगीत एल्बम को 68वें ग्रैमी पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया है? पहला ऑप्शन है साउंड्स ऑफ कुंभा, दूसरा ऑप्शन है साउंड्स ऑफ सनातन, तीसरा ऑप्शन है साउंड्स ऑफ वेदास, चौथा ऑप्शन है साउंड्स ऑफ उपनिषद। तो इसका राइट आंसर होगा साउंड्स ऑफ कुंभा। इसको अभी महाकुंभ उत्सव में, ठीक है, ये इस महाकुंभ उत्सव से प्रेरित आध्यात्मिक संगीत एल्बम था जिसको 68वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। साउंड्स ऑफ कुंभा को ग्रैमी नामांकन मिला, आप लोग इतना ही याद रखिए।
ग्रैमी में नामांकन इसका हो गया साउंड्स ऑफ कुंभा का। महाकुंभ उत्सव से प्रेरित आध्यात्मिक संगीत एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभा को 68वें ग्रैमी पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया है। इस एल्बम को गायक संगीतकार सिद्धांत भाटिया ने प्रस्तुत किया था, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि साउंड्स ऑफ कुंभा को किसने प्रस्तुत किया था, तो सिद्धांत भाटिया ने। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक सांस्कृतिक प्रचार पहल के अंतर्गत शुरू किया था। इसको आप लोग जाके YouTube पे सर्च करके एक बार सॉन्ग को सुनिएगा, साउंड्स ऑफ कुंभा, क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने संपूर्ण अफ्रीका में क्लाउड नेटिव मनी मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है एयरटेल मनी, दूसरा ऑप्शन है जियो, तीसरा ऑप्शन है बजाज, चौथा ऑप्शन है BSNL। तो इसका राइट आंसर होगा एयरटेल मनी। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। एयरटेल मनी ने पूरे अफ्रीका में क्लाउड नेटिव मोबाइल मनी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एयरटेल अफ्रीका की मोबाइल मनी शाखा एयरटेल मनी में ने काम विभाग के मोबिक्विटी पे द्वारा संचालित एक अगली पीढ़ी का क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत केन्या में हुई है, ठीक है, और अगले वर्ष तक इसका विस्तार एयरटेल अफ्रीका के अन्य बाजारों में भी होगा, जिससे 49.8 मिलियन उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं जो है में व्यापक बदलाव आएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र को अभी हाल ही में 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। महाराष्ट्र के 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में शीर्ष पर 46 विजेताओं को सम्मानित किया, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र शीर्ष में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की घोषणा की, जिसमें 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को सम्मानित किया गया, ठीक है। ये पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता। अब पूर्वी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो किसने यह पुरस्कार जीता, तो राजनंदगांव जो है छत्तीसगढ़ का ये जिला है, उसने जो पूर्वी क्षेत्र में यह पुरस्कार जीता है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। पश्चिमी क्षेत्र में आपका है खरगोन मध्य प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है, और दक्षिणी क्षेत्र में तिरुनेलवेली तमिलनाडु है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो सिपाही जाला त्रिपुरा है, इसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में कहाँ वाटरशेड महोत्सव शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में वाटरशेड महोत्सव की शुरुआत की है। अब ऑप्शन में जो है हमको देखेंगे, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और यहाँ के जो हैं चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और यहाँ के हैं मोहन यादव। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और यहाँ के हैं देवेंद्र फडणवीस। चलते हैं कुछ फैक्ट देखेंगे इससे जुड़े। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वाटरशेड महोत्सव शुरू किया है। यानी ये मंत्रालय पूछ सकता है किस मंत्रालय के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये वाटरशेड प्रोग्राम चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सामुदायिक जल पुनरुद्धार, मृदा स्वास्थ्य सुधार और सतत ग्रामीण परिवर्तन के उपलक्ष्य में वाटरशेड महोत्सव का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री डॉक्टर पेमाश्री चंद्रशेखर भी शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में सड़क विकास के लिए 380 करोड़ की घोषणा की है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने सरकार डीजी पे और सहकार डीजी लोन को लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, तीसरा ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, चौथा ऑप्शन है निर्मला सीतारामन। तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह। ठीक है। अब अमित शाह हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जो हैं यूपी के जो ये मुख्यमंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जी ये केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। अमित शाह ने सहकार डीजी पे और सहकार डीजी लोन लॉन्च किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म सहकार डीजी पे और सहकार डीजी लोन लॉन्च किए, जो शहरी सहकारी बैंकों यानी कि यूसीबीएस के डिजिटल परिवर्तन में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होंगे। सहकार डीजी पे निर्बाध डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाता है, जबकि सहकार डीजी लोन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए आसान ऋण पहुंच की जो सुविधा होती है वो प्रदान करता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? पहला ऑप्शन है लाओस, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है मालदीव, चौथा ऑप्शन है सेशेल्स। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। यानी कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश जो बना है वो बांग्लादेश बना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। लाओस, लाओस एक दक्षिण पूर्व एशिया कंट्री है। ठीक है।
बांग्लादेश भी एशियन कंट्री है, दक्षिण एशियन कंट्री। इसकी राजधानी ढाका है। टका यहाँ की करेंसी है। मालदीव जो है ये दक्षिणी एशियाई देश है, माले इसकी राजधानी है। सेशेल्स जो है ये द्वीपीय देश है हिंद महासागर में, ये भी एशियन कंट्री है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, अब हम लोग देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने यूएन वाटर कन्वेंशन में शामिल होकर सीमा पार जल संसाधन के सतत और न्याय संगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पूर्ण अस्त्री एयर शो आयोजित किया है? पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है गाजियाबाद, तीसरा ऑप्शन है जालंधर, चौथा ऑप्शन है जामनगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी। यानी कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने गुवाहाटी में अपना पूर्ण अस्त्री एयर शो आयोजित किया है। अब ये गुवाहाटी है कहाँ पे है? तो ये असम की राजधानी है। गाजियाबाद जो है यूपी में है, यहीं पे हिंडन एयरबेस है भारतीय वायुसेना का, हिंडन एयरबेस। जालंधर ये पंजाब में है, यहाँ भी एयरबेस है भारतीय वायुसेना का। और जामनगर गुजरात में है, यहाँ भी भारतीय वायुसेना का एयरबेस है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। भारतीय वायुसेना ने अपनी 93वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 9 नवंबर 2025 को गुवाहाटी असम में अपना पहला पूर्ण अस्त्री एयर शो आयोजित किया। यह पारंपरिक फ्लाई पास्ट और हवाई प्रदर्शन का हिस्सा था जो 8 अक्टूबर 2025 को वायुसेना दिवस के साथ शुरू हुआ था। यह पहला मौका था जब गुवाहाटी में इंडियन एयर फोर्स का इतना बड़ा एयर शो हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो एयर फोर्स है, इंडियन एयर फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? और इसके हेड कौन है, जिसको एयर चीफ मार्शल बोला जाता है? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में भारत किस देश के साथ स्वास्थ्य एवं औषधीय के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? पहला ऑप्शन है बोत्सवाना, दूसरा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है नामीबिया, चौथा ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बोत्सवाना। यानी कि अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो बोत्सवाना और अंगोला की यात्रा पर गई हुए हैं। तो बोत्सवाना के साथ उन्होंने स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग किया है। अब बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? गैब्रोन। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, केप टाउन, ब्लूमफाउंटेन उसके बाद नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ
रिपब्लिक जो है उसकी राजधानी है किनशासा। किनशासा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। भारत ने हाल ही में बोत्सवाना के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बात पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार से पता चलती है। इस समझौते का उद्देश्य बोत्सवाना के नागरिकों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली भारतीय दवाएं उपलब्ध कराना है, जैसा कि यह स्वास्थ्य सहयोग से संबंधित है, क्योंकि भारत जो है जेनेरिक मेडिसिन का हब बोला जाता है और ज़्यादातर देशों में यहाँ से दवाइयाँ एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।